नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से पॉलिटिक्स शुरू की थी और मोदी जी के ऑप्शन के रूप में वो निकल कर आए थे। मोदी जी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे और 2014 के चुनाव में डायरेक्टली वो मोदी जी के खिलाफ बनारस चले गए थे। आप सोचिए कि जमानतें जब्त हुई, फिर भी समझ में नहीं आया। सरकार दिल्ली में तो बन ही गई और दिल्ली की खास बात यह है कि वहाँ पर रेवेन्यू अपने आप आता है क्योंकि लोगों के कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली में हैं और बाकी उनके कारखाने और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहीं अगल बगल के क्षेत्र में होता है। जीएसटी कलेक्शन में दिल्ली का 1/3 बनता है और इनकम टैक्स के मामले में भी दिल्ली से ही इनकम टैक्स जमा होता है, इसलिए इनकम टैक्स में भी दिल्ली का पार्टिसिपेशन होता है। यानी कि दिल्ली को करना कुछ नहीं है और कम से कम 3 राज्यों का रेवेन्यू खींच लेना है, वो चाहे राजस्थान का हो या फिर वो हरियाणा का हो या उत्तर प्रदेश का हो, और रेवेन्यू अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स का खींच कर दिल्ली में जमा कर लेना और अपना हिस्सा लगवा लेना है। दिल्ली में एग्रीकल्चर के नाम से जो भी वो देते हैं, दिल्ली में एग्रीकल्चर चूँकि है नहीं, लगभग शून्य के बराबर है, इसलिए वो उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फुलटास राजनीति दिल्ली से होती है क्योंकि दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठते हैं और दिल्ली में उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज भले ही बनाया केंद्र सरकार ने हो, पर उसका उद्घाटन तो वही करने जाएंगे। मेट्रो ट्रेन केंद्र बना रहा हो, लेकिन शुरू में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करने तो वही जा रहे थे। बाद में चीज़ें क्लियर हुई और उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा। लेकिन राजनीति फुलटास चल रही है, चाहे वो पंजाब की राजनीति हो। इस राजनीतिक उठापटक में ही प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट करके उन्होंने मोदी जी की डिग्रियां मांग ली थी। हालांकि मेरा मानना ये है उसमें किसी को अदरवाइज में लेने की आवश्यकता नहीं है, और जिसको जो सीनियर सिटीजन्स होंगे हम में से 50 साल, 55 साल, 60 साल के, 70 साल के, वो शायद कमेंट लिखकर बताएंगे कि भारत की एजुकेशन पॉलिसी किस प्रकार की है और भारत की एजुकेशन पॉलिसी कितनी सफल है। भारत का जो ओल्ड स्ट्रक्चर था, जो भारत का स्ट्रक्चर 8वीं, 9वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं शताब्दी में था, वो एजुकेशन का स्ट्रक्चर यानी कि शिक्षा हम कहते थे कि हमारा शरीर कैसे अच्छा हो, हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, हमारे संस्कार कैसे हों, हमारी संसार की चीज़ों के साथ कॉम्पैटिबिलिटी कैसी हो। आज हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि भाई गले में अगर टॉन्सिल हो जाता है तो किसी ने कहा कसकुट के बर्तन में, किसी ने कहा कांसे के पर्वत में बर्तन में, और ये एलॉय होते थे। तो हमें जो शिक्षा दी जाती थी हाई क्लास की वो मेटलॉजी की, वो ये दी जाती थी कि इन धातुओं का शरीर पर क्या असर पड़ेगा और इन धातुओं की क्या वैल्यू है। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान, उसका भी हमको अनुभव दिया जाता था, शारीरिक विज्ञान का अनुभव दिया जाता था, और संसार में जो तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान हमको दिया जाता था। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी। यानी कि अर्निंग करने की विधा यानी कि स्किल डेवलपमेंट हमको नहीं करवाया जाता था। स्किल डेवलपमेंट के मामले में हम अपने वंश परिवार से सीखते थे। मैं अगर हमारे घर में जो काम होता था, मैं अपने आप वो काम सीख जाऊंगा, और मेरे पिता से ज़्यादा एक्सपर्ट कौन मिलेगा। रियल टाइम इंडस्ट्री में हम काम करने वाले लोग होते थे, इसलिए उस रियल टाइम इंडस्ट्री में काम करने का मतलब ये होता था कि हमको कुछ और करना नहीं है। आप सोचिए कि आज की तारीख में स्कूल में एजुकेशन होती है, आउटडेटेड एजुकेशन होती है, उसके बाद हम रियल टाइम इंडस्ट्री में जब जाते हैं तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो रियल टाइम इंडस्ट्री और जो एजुकेशन है उसमें भी बहुत बड़ा गैप होता है। हमें उस एजुकेशन को लेने की आवश्यकता नहीं होती थी, रियल टाइम इंडस्ट्री में काम करते थे और सांस्कारिक एजुकेशन लेने की आवश्यकता पड़ती थी, जो हमारे गाँव में गुरुकुल के द्वारा हमको सिखाया जाता था। खैर, वो स्ट्रक्चर ही चूँकि भंग हो गया है और नया स्ट्रक्चर इस समय खड़ा है। तो आज की तारीख में जो हमारी डिग्रियां हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हैं ये पता नहीं। अब लोग कहते हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर उनकी बात मान ली जाए, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर संसार को फतेह करने का इससे अच्छा फार्मूला कोई और नहीं है। स्कूली एजुकेशन आज हमको डिग्रेड कर रही है, नौकर बना रही है, लेकिन हमारी सांस्कारिक एजुकेशन हमको देश का मालिक बनाती है और हमको समव्यवहार करने की प्रेरणा देती है। खैर, डिग्री विषय बढ़ गया। डिग्री विषय में केजरीवाल ने आरटीआई डाल दी। केजरीवाल के खिलाफ आरटीआई डाली गई थी। केजरीवाल ने उस आरटीआई का जवाब देते हुए ये कहा था कि आपने मोदी जी की डिग्रियां क्यों नहीं पूछी।
इस बात को लेकर उस समय के जो इंफॉर्मेशन कमीशन था उसने मोदी जी को भी नोटिस कर दिया, जबकि मोदी जी के खिलाफ कोई आरटीआई नहीं थी। मोदी जी की डिग्रियों के मामले में भी आरटीआई नहीं थी। आरटीआई अरविंद केजरीवाल के किसी के खिलाफ कोई क्वेश्चन था, उसमें क्रॉस क्वेश्चन किया गया, क्रॉस क्वेश्चन में ये मांग लिया गया। खैर, मांग लिया तो मांग लिया। वो जो जो इंफॉर्मेशन कमीशन का, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसका जो ऑर्डर था कि मोदी जी की डिग्रियां दिखाई जाएं, उसके खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में जाया गया। गुजरात हाई कोर्ट में यूनिवर्सिटी गई, क्योंकि ऑर्डर यूनिवर्सिटी के खिलाफ था, तो यूनिवर्सिटी गुजरात हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर डिसमिस कर दिया और कहा कि ये कोई मतलब नहीं होता, आप किसी की इंफॉर्मेशन, चूँकि आरटीआई एक्ट भी रिस्ट्रिक्ट करता है और वो ये कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक पर्पस से हो, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसकी पब्लिक इम्पॉर्टेंस हो, वो इंफॉर्मेशन तो डिस्क्लोज़ की जा सकती है, लेकिन कोई अलग इंफॉर्मेशन जो कि किसी की व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है, वो चाहे बैंक अकाउंट का मामला आता हो, चाहे वो उसकी डिग्रियों का मामला आता हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टी का मामला आता हो, ये डिस्क्लोज़ करने की आवश्यकता नहीं होती और ये डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता। अब चूँकि करप्शन का मामला पड़ता है, इसलिए कोई भी जो एमपी एमएलए या चुनाव लड़ता है उसकी प्रॉपर्टी को सार्वजनिक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक इम्पोर्टेंस का विषय है। लेकिन किसी की डिग्रियां पब्लिक इम्पोर्टेंस का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वो पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा है, ये इररिलेवेंट है। हमारे देश में ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बेसिक क्वालिफिकेशन है नहीं कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है। यानी कि अंगूठा छाप भी चुनाव लड़ सकता है जिसने कोई पढ़ाई ना करी हो। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि किसी की व्यक्तिगत डिग्रियां आरटीआई एक्ट के तहत इररिलेवेंट है, ये आरटीआई एक्ट में ऑर्डर नहीं हो सकता। इस बात को लेकर केजरीवाल ने जो ड्रामे करने शुरू करे, डिग्रियां बतानी शुरू करी, डिग्रियां पूछनी शुरू करी, पब्लिक फोरम पर यूनिवर्सिटी की बुराई करनी शुरू करी। यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि यूनिवर्सिटी ने एक लोकल कोर्ट में मुकदमा डाल दिया डिफेमेशन का, और ये कहा कि आरटीआई एक्ट के तहत ही वेबसाइट पर डिग्रियां पब्लिश की जा सकती। अगर उनकी डिग्रियां देखनी है तो वेबसाइट पर पड़ी हुई हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पड़ी। अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो डिग्रियां पड़ी हुई हैं उस पर ये बता दिया गया, इस पर सिग्नेचर इशू है, ये तो फलाने ज़माने के वाइस चांसलर थे, ये तो फलाने ज़माने के थे, ये तो ये थे, ये तो वे थे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पब्लिक फोरम पर उठाने शुरू कर दिए। और डिफेमेशन के तो स्पेशलिस्ट हैं केजरीवाल जी। डिफेमेशन चाहे नितिन गडकरी जी के खिलाफ किया हो और नितिन गडकरी जी ने किया हो, डिफेमेशन कपिल सिब्बल ने किया हो, डिफेमेशन अरुण जेटली जी ने किया हो, तो डिफेमेशन इसलिए क्योंकि इन सबको बदनाम करने का काम लगातार केजरीवाल कर रहे थे और केजरीवाल के पास कुछ होता है नहीं। वो अपनी खुद जांच करते हैं और खुद जांच करने के बाद सामने वाले को दोषी पब्लिक फोरम पर ठहरा देते हैं। जब कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू होती है तो फिर उस कानूनी कार्रवाई में धराशायी होते देख उनसे माफ़िया मांग लाते हैं और माफ़िया मांग के काम चला लेते हैं। अब चूंकि माफ़िया मांग ली गई तो ये बड़ा हृदय दिखाते हुए इन लोगों ने माफ़ भी कर दिया और कहा कि भाई दोबारा मत करना, पॉलिटिकल रिवाइवलिटी हो। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी वो बात, मतलब स्पेशलिस्ट तो हैं डिफेमेशन के, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपने डिफेमेशन का केस लोकल कोर्ट में डाल दिया और कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं केजरीवाल। वो डिफेमेशन के केस में सम्मन हो गया। सम्मन होने के बाद केजरीवाल उसकी क्वेश्चन के लिए गए तो वो क्वेश्चन हुई नहीं। और दूसरी तरफ केजरीवाल ने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रिव्यू डाल दिया। अब रिव्यू इसलिए डाला गया क्योंकि अगर डिफेमेशन का सूट खत्म करना है तो इधर रिव्यू आरटीआई में अगर रिव्यू आ जाएगा और रिव्यू करके केजरीवाल के पक्ष में आ जाएगा तो उधर जो अहमदाबाद का केस है यूनिवर्सिटी का, वो केस कमज़ोर हो जाएगा। उस केस में फिर एक्सक्यूज़ मिल जाएगा, साहब हमने तो पूछा, आरटीआई का मामला था। तो इसलिए उन्होंने जब वहाँ पर वो केस चला तो यहाँ पर मार दिया। ऑनेबल हाई कोर्ट ने सितंबर में सुनवाई पूरी कर ली थी उस मामले की, जो रिव्यू पिटीशन डाली गई थी। हाई कोर्ट ने उसको रिजर्व रखा हुआ था। रिजर्व रखते हुए आज जब हाई कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया तो आर्गूमेंट जो थे वो भी सामने आए। हालांकि अभी डिटेल्ड ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन जो ऑर्डर किया उसमें आर्गूमेंट केजरीवाल की तरफ से ये थे कि साहब हम डिफेमेशन में फंसे हुए हैं, हमारा डिफेमेशन का केस अहमदाबाद हाई कोर्ट में, अहमदाबाद कोर्ट में है। अगर डिफेमेशन का केस सक्सीड हो गया तो साहब जेल भी जाना पड़ेगा।
जेल जाने की नौबत आ सकती है। राहुल गांधी ऑलरेडी डिफेमेशन के केस में जेल के ऑर्डर हो गए थे और उनकी सदस्यता चली गई थी। यहाँ पर भी चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर उनको डिफेमेशन में ही कहीं कोर्ट ने जेल के ऑर्डर कर दिए, इसी डिफेमेशन में जो यूनिवर्सिटी का डिफेमेशन हुआ इसमें कहीं ऑर्डर कर दिए, तो फिर निश्चित है कि केजरीवाल को जैसे ही 2 साल से ऊपर की सज़ा के ऑर्डर होंगे या 2 साल की सज़ा के ऑर्डर होंगे तो केजरीवाल की सदस्यता चली जाएगी। अब कोई ना कोई मुख्यमंत्री और बनाना पड़ेगा, वो अलग बात है कि स्टे विस्टे हो जाए हायर कोर्ट से तो फिर बच जाए। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी सामने इलस्ट्रेशन है, वो इनके ऊपर भी आ सकता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल उस मामले को लेकर जो ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था उसको रिव्यू डाला था। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये इररेलेवेंट है, आप इन्फॉर्मेशन क्यों मांगना चाहते हैं, कैसे मांगना चाहते हैं, और आपको जो चाहिए वो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। अब जो वेबसाइट पर पड़ा हुआ है उस पर भी आप डिस्प्यूट खड़ा कर रहे हैं और उस पर भी आप कह रहे हैं कि नहीं साहब ये सब गलत पड़ा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन ही ठीक नहीं है, जो हमने इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्होंने सब डिग्री नहीं दिखाई, मार्कशीट दिखा रहे हैं लेकिन डिग्री नहीं दिखा रहे। आप सोच सकते हैं कि मार्कशीट दिखा रहे डिग्री नहीं दिखा रहे, क्या मतलब है। और बोले हमारा तो इशू डिग्री का है, डिग्री यूनिवर्सिटी ने पब्लिश नहीं करी डिग्री। हम सब जानते हैं कि मार्कशीटें ही दिखाई जाती हैं, तो मार्कशीट दिखाई, अगर डिग्री दिखा देते तो कहते साहब मार्क्स दिखाओ, मार्क्स आपने क्यों नहीं दिखाए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उनके मार्क्स पड़े हुए हैं। अब इनका कहना है कि साहब वो मार्क्स सेकेंड ईयर के पड़े हुए हैं, थर्ड ईयर के कहाँ हैं, या वो उस समय सेकेंड ईयर ही होता था, सेकेंड ईयर के पड़े हुए हैं, और साहब हम तो एमए मांग रहे हैं, एमए का मामला है, इसका मामला उसका मामला, और ऐसा दुनिया भर के डिस्प्यूट खड़े कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि देखो जो आप डिस्प्यूट खड़े कर रहे हो वो डिस्प्यूट कोई मतलब नहीं होता। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से या मोदी जी की तरफ से तुषार मेहता साहब प्रेजेंट हुए। तुषार मेहता साहब ने उनसे कहा कि आप मुझे एक बात ये बताओ कि ये जो आरटीआई डाली गई है इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस कोई पब्लिक पर्पस है क्या। इसका पर्पस चूंकि पब्लिक पर्पस नहीं है और हाई कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने का कोई मतलब नहीं होता। अगर इनको वाकई में ये सिंसियर होते तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट आने की बजाय हाई कोर्ट में ही रिव्यू ऑर्डर डाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है ये परमानेंट पॉलिटिक्स में बने रहना चाहते हैं और ये इस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करना चाहते। हालांकि केजरीवाल के वकील ने कहा कि नहीं साहब हम तो जल्दी कर रहे हैं, हम तो लगातार चाहते हैं कि जल्दी से डिस्पोजल हो जाए। लेकिन जो तुषार मेहता साहब कह रहे थे उन्होंने कहा कि साहब इनके ऊपर तो कॉस्ट बननी चाहिए, ये जल्दी नहीं है। ये अगर जल्दी चाहते तो ये सुप्रीम कोर्ट आते, सुप्रीम कोर्ट में इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन ये गुजरात हाई कोर्ट में ही बारंबार डाल रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि केस को खींचना चाहते हैं और प्रधानमंत्री की गरिमा को ख़राब करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी की गरिमा को ख़राब करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी अपने पे अड़ग है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती आपको पर्सनली। हाँ, उनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, वो वेबसाइट पर आप देख लेते। आप वेबसाइट पे देखने के बाद भी यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हो। यूनिवर्सिटी करी है, हमने सारी ट्रू इन्फॉर्मेशन डाली हुई हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। उन इन्फॉर्मेशन में कोई डिस्प्यूट नहीं। यूनिवर्सिटी का मुझे लगता है ये भी मानना रहा होगा निश्चित रूप से, और मेरा सबका मानना रहता है कि यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो अगर यूनिवर्सिटी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देती है अपनी वेबसाइट पर तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ती, तो वो छुपा लेती। लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर चूंकि इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन में किसी प्रकार का कोई झोलझाला नहीं है। किंतु केजरीवाल हैं, केजरीवाल तो बड़े मुद्दे भी निकाल लेते हैं। खुद अगर कहते हैं शीला दीक्षित हमारे आपके टैक्स के पैसे से वो एसी लगाए हुए हैं और साहब ये तो लुटेरे हैं, लेकिन खुद शीश महल बनवाते हैं और लेटरिन के नीचे से भी एसी लगाते हैं जिस पर वो अपना सामान निकाल रहे होंगे, उसमें भी एसी लगाते हैं। क्या मतलब है, आप जिस बात को कह के आए थे उसी बात को चाट रहे हो। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति अलग चीज़ है, सिस्टम की बात अलग चीज़ है, कानून की बात अलग चीज़ है, कानून का विस्तार अलग चीज़ है और कानून का इंटरप्रिटेशन अलग चीज़ है। तो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वहाँ पर लागू होता है जहाँ पर किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट हो। लेकिन यहाँ पर मोदी जी की डिग्री जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट की नहीं है और उसका कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं बनता है क्योंकि वो इररिलेवेंट। अगर मोदी जी के पास कोई डिग्री ना भी होती, बिल्कुल शून्य होते, तो भी वो प्रधानमंत्री होने योग्य थे, क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस प्रकार की कोई बाधा नहीं लगी हुई है। तो फिर क्या मतलब है उस डिग्री को जानने का ना जानने का।
फिर भी यूनिवर्सिटी ने अपनी वो डिग्री वेबसाइट पर पेस्ट कर रखी है। आप चाहो तो उसको देखिए, मर्जी हो देखिए, लेकिन आप यूनिवर्सिटी को भी बदनाम कर रहे हैं लगातार। तो तुषार मेहता साहब का कहना था कि नहीं, इनको अगर सीरियस होते तो ये सुप्रीम कोर्ट आते, ये हाई कोर्ट में रिव्यू पिटिशन नहीं डालते। इसलिए गुजरात हाई कोर्ट ने एक, मुझे लगता है 25,000 रुपये की कुछ है, 25, मैं सही से नहीं रिसाइकिल कर पा रहा हूँ, 25,000 रुपये या उससे कुछ कम ज़्यादा का कॉस्ट लगा दी है केजरीवाल के खिलाफ कि भाई ये ज़बरदस्ती जब ऑर्डर हो चुका है तो ये सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय हमारे पास रिव्यू पिटीशन डालकर इरिटेट कर रहे हो और आपके पास कुछ नया सब्सटेंस नहीं है इसमें कहने के लिए। आपके पास कुछ नया होता तो एक बार हम उसको सुनते, लेकिन आपको सुनने के बाद कुछ नया हमको नहीं मिला है, पुराने वाले को ही बारंबार दोहरा रहे हो। इससे हाईकोर्ट का टाइम खराब होता है, तुम्हारा समय भी खराब होता है। तो 25,000 रुपये कॉस्ट लगाकर उसको डिसमिस कर दिया। अब इसके डिसमिसल का मतलब ये होता है कि जो अहमदाबाद कोर्ट में जो डिफेमेशन का केस है वो अपने प्रबल बल पर है, इसीलिए इनको चिंता थी और वो हाई कोर्ट में भी कर रहे थे साहब। उसका मतलब ये होता है कि वो अगर जीवित रहेगा तो जेल जाने की पूरी संभावना है, जेल जा सकते हैं। एक तरफ तो वो फंसे हुए हैं शराब घोटाले में, दूसरी तरफ ये भी एक बला उनका पीछा नहीं छोड़ रही। झूठ बोलने वाले, लगातार मीडिया में रहने की आदत डालने वाले या लोगों को डिफेम करने वाले तो ऐसे फंसते ही हैं, इसमें कोई नया काम नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी इन विषयों को उठाकर ज़बरदस्ती का कारनामा करते रहते हैं और देश भर को कुछ न कुछ ऐसा देते रहते हैं ताकि देश उनको याद करता है, बिना किसी काम किए करता है, बिना किसी उपलब्धि के याद करता रहे, और वो लगातार उसमें सफल होते भी हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।